हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लानट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आप सभी को पता होगा कि हमने अपनी बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दी है फॉर CDA, SNDA, एफकैट एंड रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो उसकी पहली क्लास भी हो गई है फ्रॉम NCERT। वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम NCERT, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम 30 क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं तो उसमें से हम 28 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। एक आध जो क्वेश्चन होंगे अगर वो बाहर से आ रहे हैं वो मुश्किल है, तो सभी के लिए मुश्किल होंगे। वो ऐसा मत समझना कि हमारे लिए मुश्किल होंगे, सभी के लिए मुश्किल होंगे। ओके, तो हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी की विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। और कल हमने सेल्स वगैरह टॉपिक कर लिया था, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद टिश्यूज़। हाँ, ये वाला चैप्टर भी हम सारी NCERT से करेंगे, डोंट वरी। तो टिश्यूज़ में पहला मेरा क्वेश्चन आता है आप सभी से कि एनिमल और प्लांट सेल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। मोस्टली बच्चे कहेंगे कि सेम होंगे, कुछ कहेंगे कि डिफरेंट होंगे। इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न NCERT में दे रखा है। मान लो ये प्लांट है, एक ये ट्री है और एक ये एनिमल है साइड में। यार मेरी ड्राइंग को देख के हंसना मत को, यार मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अभी इसमें पेन टैब में मेरे से बनानी नहीं आ रही है, वरना मेरी ड्राइंग आपको दिखाऊंगा तो बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी। छोड़ो, मजाक बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो अभी जैसे प्लांट सेल, जो प्लांट हमारा है उसे एक ही जगह पर रहना पड़ता है, वो स्थिर रहता है, एक ही पोजीशन पे होता है, कभी मूव नहीं करता। अब आंधी तूफान, कुछ बारिश, कुछ आ जाए, वो तो वहीं खड़ा रहेगा, उसे वो चीज़ें फेस करनी है। लेकिन एक एनिमल है, उसे मतलब कोई भी कैलेमिटी आ जाए, या फिर चलो कैलेमिटी छोड़ो, तूफान आंधी बारिश कुछ आ जाए, वो तो शेल्टर ले लेता है। तो नॉर्मली जिस चीज़ को एक पोजीशन पर खड़ा होकर फेस करना है तो उसके तो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे ना। स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड कह लो, हार्ड बेटर वर्ड है। उसके तो हार्ड सेल्स होंगे, हार्ड टिश्यूज़ होंगे। और जो एनिमल के होंगे उसके भी होंगे, लेकिन बट अगर हम प्लांट से कंपेयर करें तो उससे बहुत सॉफ्ट होंगे। मानते हो कि नहीं मानते बात? तो ये चीज़ हमारी NCERT में पहली लाइन यही लिख रखी है। देखो स्टार्ट भी यहीं से है ना। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टिश्यूज़, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, कुछ भी कह लो। अलग अलग जगह पर टिश्यूज़ है बहुत सारे, तो मोस्टली तो अलग ही मिलेंगे। देखो देयर नोटिसेबली डिफरेंस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी फिक्स, दे डू नॉट मूव, दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। द सपोर्टिव टिश्यू आर जनरली डेड नेचर, डेड सेल्स होते हैं, डेड नेचर के होते हैं। एनिमल को मूव करना पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, मेट, शेल्टर। They consume more energy as compared to plants. Most of this tissue contain living cells. है ना, समझ गए पॉइंट? अनदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ग्रोथ का होता है। ग्रोथ प्लांट्स की लिमिटेड रीजन तक होती है, एनिमल तो पूरा बढ़ता है ना। प्लांट या तो स्टेम में बढ़ेगा या फिर उसके ब्रांचेस बढ़ेंगी, है कि नहीं? इस तरह से होता है। लेकिन प्लांट्स तो डिवाइड करता रहता है अपने आप को, पूरे हर एक सेल को। तो ये डिफरेंस था हमारा। ये जो पॉइंट्स इसके NCERT में लिखे हैं, हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, बाकी आपको रिवाइज करना है खुद से। बाकी जो इतना ये है इस वाले पेज पे इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी आप रिवाइज करेंगे पढ़ के। अभी हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब हमारे आते हैं प्लांट टिश्यू में भी अलग अलग टाइप के आते हैं। तो पहला हमारा आता है प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। दिस ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग टिश्यू। अब हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एपिकल होता है, इंटरकैलरी होता है और लेटरल होता है। अब तीनों का काम समझ लेते हैं। जो एपिकल होता है वो ग्रोथ होता है, स्टेम या फिर रूट्स की ग्रोथ के लिए होता है। ये हाइट बढ़ाता है प्लांट की। अगर हमसे पूछा जाए हाइट ऑफ द रूट इन स्टेम इज ड्यू टू विच टिश्यू, तो हम टिक करेंगे एपिकल टिश्यू को। अगर बोल दिया जाए नोड्स की ग्रोथ पे, इंटरकैलरी या फिर नोड्स की ग्रोथ पे कोई टिश्यू काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पर कौन सा टिश्यू फंक्शन करता है, तो वहाँ पर हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और बोल दिया जाए गर्थ ऑफ द प्लांट या फिर मोटापा, अगर ऐसा पूछा जाए गर्थ ऑफ द प्लांट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, वो टिक करेंगे। और इस टिश्यू को हम कैम्बियम टिश्यू भी कहते हैं। अगर लेटरल की जगह कैम्बियम भी दे दो तो घबराना मत, आंसर कैम्बियम होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें लिख रखी है। जैसे मैंने आपको डिवाइडिंग, दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने आपको बता दिया। अब नीचे देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्लांट ग्रोइंग टिप्स, रूट्स मैंने बता दिया।
Girth of the stem increase due to lateral meristem cambium, intercalary meristem seen in some plants near the nodes. हो गया है। बाकी अभी ये क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये एज इट इज़ लाइन अभी इसमें पूछी गई नहीं, पूछी गई थी CDS में, CAPF में। ये वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, बताओ मेरे को। CAPF में एज इट इज़ क्वेश्चन आया था कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं। उसमें ऑप्शन था ना एक्टिव डेंस साइटोप्लाज्म, और एक ऑप्शन में था वीक साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स, एक में ऑप्शन में था थिक सेल्यूलोज वॉल्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एक में था कि ऐसे ही फालतू सा न्यूक्लियाई है, पूरा प्रोमिनेंट नहीं है। एक में बोला गया था लैक वैक्यूल्स, एक में कहा था दे डू नॉट लैक वैक्यूल्स। आया था कि नहीं आया था ये वाला पॉइंट CAPF में अब की बार? तो मैं बताएं, अगर आपको सारी चीज़ें NCERT से आती हैं क्यों घबराते हो। अभी हमने दूसरा, अब हमने कर लिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर लिया है प्लांट टिश्यूज़ में। अब हमारा दूसरा आता है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में भी हमारे एक टाइप आएगा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम सिंपल पढ़ना है। अभी इसमें देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू क्या लिख रखा है। सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। उसी जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसी से हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है, जो कि हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, ये इन्होंने कहा है। The process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। Differentiation leads to the development of various type of permanent tissues. Differentiation की वजह से हमारे permanent tissues बनते हैं अलग अलग। तो पहला हमारा देख लेते हैं, वो है हमारा पैरेन्काइमा। अभी जितने भी पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, आयरनकाइमा, जितने भी आपको कंफ्यूज करते हैं वो अभी हम सारे कर लेंगे। अभी देखना, आज आपका सारा ये पैरेन्काइमा, केरेन्काइमा जितने भी हैं ये सबको खा जाना मिला के, ये कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई क्या पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स, relatively unspecified cells with thin cell walls. They are generally living cells. They usually loosely arranged and large spaces between them, intercalary spaces. This tissue generally store food. ये वाला important है, तो ये देखना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। देखो ये वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ जूम करके दिखा रखा है। इधर यहाँ पर ना इंटरकैलरी स्पेसेस, इन दो टिश्यूज़ के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, इन्होंने ये बता रखा है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको ये बता दिया है, जो समझ में नहीं आता है बच्चों को नॉर्मली। देखो पैरेन्काइमा ही के अलग अलग टाइप में हैं। अगर मान लो कि इसमें क्लोरोफिल मिल गया, इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। समझ में आ गया। पैरेन्काइमा क्या था? सिंपल, सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू था। अनस्पेसिफाइड सेल्स होते हैं, सेल वॉल्स इसकी थिन होती हैं, और ये एपिडर्मिस के नीचे होता है। लिखा भी होगा एपिडर्मिस वाली लाइन, तो अ फ्यू लेयर्स बीनीथ द एपिडर्मिस, मैंने बोला एपिडर्मिस के बीनीथ होता है। ये जनरली फूड स्टोर करता है। अगर इसमें क्लोरोफिल मिला और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो हम क्लोरेन्काइमा करेंगे। अब एक्वेटिक एनिमल्स में लार्ज एयर कैविटीज़ हुई पैरेन्काइमा में और वो फ्लोट कर रहा है, तो उस पैरेन्काइमा को हम कहें एरेन्काइमा। समझ में आ गए। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स आती है ड्यू टू अलाउ परमेंटेशन, कोलेन्काइमा। समझ गए। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ प्लांट्स। अब बेंडिंग कैसे? एक पेड़ होता है उसकी स्टेम इस तरह से बेंड करती है, आगे जाके बाद में करती है ना, तो वही इसे बेंडिंग कहा गया। Climbers without breaking. It also provides mechanical support. We can find tissues in leaves, stalk, epidermis. The cells of the tissue are living, elongated and irregular, thickened at the corners. These have very little intercalary spaces. हमने पढ़ लिया पैरेन्काइमा के दो टाइप्स, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा, हमारा कौन सा पढ़ा हमने? कोलेन्काइमा। आगे सभी को समझ में। अब हम एक और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारा ये ओवर हो जाएगा। एक और परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि नॉर्मली डेड सेल होते हैं, जो कोकोनट के हस्क के जूट पे ऐसे बनता है। देखो वो जो कोकोनट के हस्क पे होता है, जूट पे होता है, वो हमारे स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, और उसमें नर्वली सेल्स होते हैं, डेड होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, जो हो गया हमारा। दीज हैव लॉन्गेटेड नैरो वॉल्स एंड थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिग्निन से बना होता है। Often these walls are so thick that there are no intercalary spaces inside the cell. Vascular bundles में होते हैं। These tissues are present in stem around the vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seed nuts. It provides the strength of plant.
बस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टिव सेल्स को देखेंगे, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर भी हमारे जो किडनी शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, जो कि हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं। बस हमारे लिए इतना था। देखो गैस एक्सचेंज का, गैस के काम एक्सचेंज, ये हमारे लिए ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको बताया उतना इनफ है। नॉर्मली स्ट्रोमेटा वगैरह का क्वेश्चन नहीं बनता है। ये वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे, ये वाले 2 पैराग्राफ, ये वाले भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन आए तो आए, हम रहेंगे नहीं। अब हमारे आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज़। कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज़ देखो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि इसमें हमारे 2 टाइप्स के आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। Xylem and phloem are the examples of 2 complex permanent tissues. They both are conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular tissues ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको, इस पॉइंट को। हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इस पॉइंट से। देखिए जाइलम हमारी 4 चीज़ों से बना होता है। जाइलम में 4 चीज़ें होती हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये हमारी चीज़ें होती हैं। और एक और फ्लोएम में देखो, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स: sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma। ये बताओ, जिसने CDS और CFA का पेपर दिया है, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार आया और कितनी बार ये बच्चों को तंग किया है? अब क्लियर हो गया कहाँ से आता है क्वेश्चन हमारे, किधर से आते हैं? सारे के सारे NCERT से आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। Tracheids and vessels have thick walls and many are dead cells when mature। समझ में आ गई? डेड सेल्स जो मैच्योर होते हैं उसमें मोस्टली डेड सेल्स होते हैं ट्रैकियड्स में। ट्रैकियड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दीज अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। जाइलम का बेसिकली काम क्या होता है? जाइलम में भी ट्रैकियड्स और वेसल्स का वाटर्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी वर्टिकली। अब पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर फूड करता है, फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। समझ में आ गया? गुड। अब हमारे इसमें हम सीव ट्यूब, सीव सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं फ्लोएम के। सीव ट्यूब्स एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद इन परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। जाइलम क्या करता है? पानी और मिनरल वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में फूड ट्रांसफर करता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स एंड अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। ओनली dead cell in phloem are phloem fibers। समझ गए कितनी बार क्वेश्चन आया ये? अब हमारे पास आता है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ अब यहाँ पढ़े हमने। आप देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने प्लांट सेल कर लिया। प्लांट सेल में हमने पहले क्या किया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या किया? पहले एपिकल, फिर उसके बाद हमने लेटरल। यार 1 मिनट, बहुत डिस्टर्बेंस होने वाली है, 1 सेकंड में अंदर वाले रूम में चला जाऊँ, 1 सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो हम क्या कर रहे थे? हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देख रहे थे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हमारे एपिकल टिश्यू, हमने एपिकल टिश्यू पढ़ा था, लेटरल और फिर इंटरकैलरी। और हमने कैम्बियम किसको क्या था? लेटरल कैम्बियम क्या था। फिर उसके बाद हमने किया सिंपल परमानेंट, और फिर हमने किया कॉम्प्लेक्स परमानेंट, है ना। और सिंपल परमानेंट में हमने क्या किया? पहले हमने क्या था? पैरेन्काइमा। इसमें एक चीज़ और बता दूं, इस पैरेन्काइमा एपिडर्मिस के नीचे होती है फिलियर्स, और एपिडर्मिस होती है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये मेरा शायद पॉइंट रह गया था बताना, वो मैंने अभी बता दिया। पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा हमने 2 टाइप के थे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। और फिर एक दूसरा टाइप हमने किया था, दूसरा वो था हमारा कॉलेन्काइमा। जो क्लोरेन्काइमा था उसमें हमारे
क्लोरोफिल था, एरेनकाइमा लार्ज एयर स्पेसिस थे वाटर में फ्लोट करते हैं, कॉलनकाइमा में हमारे जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो ब्रांच को डिवाइड करते हैं स्टेम को। फिर उसके बाद हमने क्या था स्लेरेनकाइमा जो हमारे इसमें हमने देखा था कोकोनट के हस्क वगैरह में होते हैं, डेड सेल कहते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स में हमने क्या जाइलम, जाइलम में 4 चीज़ें कहते हैं, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैनकाइमा क्या था। उसके बाद हमने क्या फ्लोएम, इसमें हमने 5 चीज़ें देखी थी, सीव ट्यूब्स इस तरह के हमने 5 चीज़ें देखी थी ना, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैनकाइमा 5 चीज़ें थी ना। और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे इसकी 4 और इसकी 5 चीज़ें हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अब हम जा रहे हैं अपना एपिथेलियल टिश्यूज़ की तरफ जो कि हमारे एनिमल सेल में होते हैं। अभी हम देखेंगे एनिमल सेल में द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल body are epithelial tissues. Epithelium covers most of the organs and cavities within the body. It also performs a barrier to keep different bodies. Barrier बनाता है. System separated the skin lining of the mouth, the lining of vessels, lung, alveoli, kidney are made up of epithelial tissues. Epithelial tissues are tightly packed and form a continuous sheet. Continuous sheet बनाते हैं, continuous होते हैं. These have only small amount of cementing material between them and almost no intercalary spaces. अभी हम इसके टाइप्स भी करेंगे, डोंट वरी, अभी इसके भी टाइप्स आएंगे. Epithelial as a result of permeability of cell, various epithelia plays important role in regulating. ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे. अभी हम इसके टाइप्स कर लेते हैं अलग अलग. हमारे पहला टाइप आता है हमारे पास स्क्वैमस टिश्यूज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर या फिर हम सिलेटेड कहते हैं. हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि स्क्वैमस टिश्यूज कहाँ होते हैं. तो हम यहाँ से देखते हैं देयर इज अ सिंपल काइंड ऑफ एपिथेलियम, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमा मीन्स स्केल ऑफ अ स्किन. और ये कहाँ मिलता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग. द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम. तो हमारा जो पहला टाइप है जो स्क्वैमस टिश्यूज़ हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमारे यहाँ मिलते हैं, ईसोफेगस में और माउथ की इनर लाइनिंग में. The skin, which is protects the body, is also made up of squamous epithelium. Same. और क्वेश्चन आता है ना कि ये वाले कहाँ पर आते हैं, आए कि नहीं आए, सीडीएस वालों, सीएपी वालों, एफकट वालों, एनडीए वालों, बताओ कितनी बार आए ये. Skin epithelial cells are arranged in many layers, prevent wear and tear. This arranged in pattern of layers epithelium is called stratified. जहाँ पर layers आ गई, जहाँ लेयर्स आ गई वो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बन गया. वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स एज ए लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट. ये हमारे यहाँ पर इंटेस्टाइन में होता है. फिर आता है हमारा द कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक epithelial facilities movement across the epithelial barrier in the respiratory tract. The respiratory tract में हमारा कॉलमनर होता है. also has cilia, हमारे इंटेस्टाइन में होता है ना सीलिया, जो डाइजेशन में काम करती हैं. अभी डाइजेशन वाला टॉपिक है उसमें करेंगे हम सीलिया क्या होते हैं. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. दीज सीलिया कैन मूव and the movement of pushes the mucus forward to clear it. The type of epithelium is this called columnar. हमारा columnar भी हो गया. फिर आता है हमारा cuboidal, ये वाला cuboidal epithelium with cube shaped cells form the lining of kidney tubes. किडनी में होता है हमारा. duct salivary glands which provides mechanical supports. तो हमारा बस यही था कि हमारा जो हमारा पहला स्क्वैमस था वो ईसोफेगस में होता है. फिर जो हमारा स्ट्रेटिफाइड होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है. फिर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा कौन सा होता है, हमारा कॉलमनर और कॉलमनर होता है. और हमारा क्यूबॉइडल कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी में होता है और डक्ट सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट में होता है. तो हमारा बस इतना ही था. फिर उसके बाद आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू पे. कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास 2 तरह की चीज़ें आती हैं, टेंडन्स और बोन लिगामेंट. तो इस वाले चीज़ के जो इस वाले सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको दे देता हूँ.
वो कहाँ देता हूँ मैं, एक बार वो कर लेते हैं, PDF में लिख देता हूँ उसे। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हमने एनिमल सेल में क्या क्या किया, एपिथेलियल, और एपिथेलियल में फिर हमने क्या किया, स्क्वैमस, सिलेटेड, क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड ही था ना, या कौन सा था, नाम भूल गया मैं। हाँ, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, जिसे सिलेटेड कहते हैं। सही तुम। अब हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, लिगामेंट और टेंडन्स। इसमें हमें सिर्फ ये चीज़ पता करनी है कि ये किस किस को ज्वाइन करता है। जो लिगामेंट होता है वो दो बोन को ज्वाइन करता है, याद रखो। बोन दो हमारे पास बोन है, उसके बीच में अगर कोई मसल उन्हें ज्वाइन कर रही है, जो मसल सेल है कोई ज्वाइन कर रहा हो ना, तो वो लिगामेंट होगा। और कोई मसल है, कोई बोन है, उसे टेंडन ज्वाइन करेगा। मसल और बोन को ज्वाइन करने के लिए टेंडन होगा। अब देखो MBT क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं तो ऐसे याद रखा था यार, हम जब हिस्ट्री करेंगे ना तो हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करेंगे। मोस्ट अनफॉर्चुनेट किंग, या फिर पढ़ा लिखा बेवकूफ़ भी कहते थे उसको। क्यों कहते थे, क्योंकि सारी पॉलिसी उसकी ख़राब हो गई थी। मतलब उन्होंने आगे एकदम फ्यूचरिस्टिक सोच थी उसकी, टोकन करेंसीज वगैरह भी लेके आ गया था वो। तो जैसे आज हम कह रहे हैं कि एक पेपर करेंसी, पेपर पे अगर 100 छाप दिया तो 100 की वैल्यू हो गई, तो उसने उस टाइम पे किया था। लेकिन क्या हुआ था, उसकी किस्मत ख़राब थी। एक तो उसने इतनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ ली लेकिन काम नहीं करी। छोड़ा, हम हिस्ट्री कहाँ पढ़ने लग गए। तो अभी बायोलॉजी कर रहे हैं, बायोलॉजी पे ध्यान देते हैं। हमने ये वाला कर लिया, हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ कर लिया। अब हमारे पास क्या आता है आगे, ये चीज़ है यार। इसमें बोन और टेंडन के अलावा कुछ नहीं है। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगी। इतना सारा इतना डीप में नहीं पूछते हैं। लिख रखा होगा अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, कार्टिलेज। हाँ, एक ये रह गया, एक ये पॉइंट रह गया, कार्टिलेज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी। एज वाइडली स्प्रेड स्पेस सेल्स द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ये याद रखेंगे, ये याद रखना है। द सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, cartilage smoothens bone surfaces and joints and is also present in nose, ear, trachea and larynx। जहाँ पर हमारी हड्डी नहीं होती ना, वो हमारा कार्टिलेज होता है। जैसे कि कान हो गया, नाक हो गया। एयरल कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हमारे इंपॉर्टेंट थे टू बोन कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अनदर इज कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। Tissue is very elastic, it has considerable strength. Ligaments contain very little matrix, connect bones with bones. Tendons connect with muscle to muscle. ये आगे टेंडेंस भी आ गया, ऊपर लिगामेंट था, ये टेंडेंस है कनेक्ट टिश्यू, मसल टू बोन। कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडेंस आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा यही था। मस्कुलर टिश्यू थे, कौन से थे, ये एपिथेलियल टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यूज थे। सॉरी, मैंने नहीं पीछे मस्कुलर टिश्यू बोल दिया क्या इसमें, नहीं कनेक्टिव टिश्यूज ही बोला है। अब हम कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज़। अलग अलग जगह पर हम देखें कहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ elongated cells also called muscle fibers. This tissue is responsible for the movement of our body. Muscle contains special proteins called contractile proteins which contract and relax the cause of movement. ये पॉइंट याद रखना। The muscles are also called skeletal muscles and they mostly attach to bones and help in the body movement. Under the light microscope, ज़रूरत नहीं है। Alternative striated patterns as a result they are called striated muscles. अभी ये पहले हम देख लेते हैं striated muscles क्या होती हैं। वो ये वाला जो है, सॉरी एक सेकंड पेन से कर देता हूँ। जो हमारी striated muscles हैं वो कहाँ काम आती हैं वो देख लेते हैं। The cells of striated tissues are long, cylindrical and unbranched and multinucleated.
ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे जैसे कि अभी इसमें पूछ लिया था कि जाइलम में जाइलम कह रहा हूँ मैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में थिक न्यूक्लियस होता है, सॉरी थिक सेल्यूलेटेड वॉल्स होती हैं, या फिर थिन होती हैं, थिन सेल्यूलेटेड वॉल्स होती हैं, या फिर पूछे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इस तरह से आता है। तो ऐसे पूछने जाएगा स्टेरेटेड मसल्स में क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल ब्रांच, या फिर ब्रांच होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इस तरह वो पूछ लेगा। तो हम एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर करना है, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। द मूवमेंट ऑफ फूड एंड इन द एलिमेंट्री कनाल और द contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. We cannot really involuntary क्या है जिसको हमें, हाँ, दो मूवमेंट्स के बारे में बताना भूल गया मैं आपको, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे सांस लेना है ना, जैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वॉलेंट्री क्या होती है, हम अपने हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, अपने पैर से चल रहे हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं। अब इनवॉलेंट्री में हमारा सांस लेना हो गया, हार्ट बीट हो गई। अब वो बाबू सोना वाली हार्ट बीट नहीं, यहाँ तुम्हें देखते दिल धड़कने लगता है, नहीं, वैसी वाली हार्ट बीट नहीं है अपनी हार्ट बीट। और दिल पहली बात इस तरह का तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। दिल बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसकी बहुत सारी, इस तरह से दिल होता है, 4 उसके पार्ट्स होते हैं, वेसिकल ऑरिकल, वेंट्रिकल ऑरिकल, सॉरी, इस तरह का दिल होता है। इसको मत लेके बैठ जाना, अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सबको अपने पुराने दिल बाबू सोना याद आने लगेंगे, वो नहीं करना है। छोड़ो, अब क्यों सबके दुख दर्द में ज़ाया करूँ मैं, दोबारा वो लेके आऊँ बाहर। रोने मत लग जाना, बायोलॉजी की क्लास है, आपको इंटरेस्ट लेना है इसमें, बैठ कर तुम लोग पुरानी बातें याद करके रोने लगो कभी, ऐसा नहीं करना है। वी cannot really start them और start them simply, जैसे मैंने आपको बताया इनवॉलेंट्री क्या होती है। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स, जो हमारी वॉलेंट्री होती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन आइरिस, द यूट्रस एंड द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। द सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप। ये वाली इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, स्पिंडल ऐसी शेप, इस तरह की, ये मछली जैसी शेप है ना, ऐसी ऐसी ऐसी, ये स्पिंडल जैसे नाम जैसी शेप है। तो कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस होता है और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। दे ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्टेरेटेड मसल्स, ऊपर वाली स्टेरेटेड थी, ये अनस्टेरेटेड है। अब वॉलेंट्री थी, इनवॉलेंट्री थी, वो हमें देखी क्या, वो स्टेरेटेड मसल्स बताएंगे कहाँ, चलो मैं देख लूँगा, मैं बता दूँगा। फिर आती है हमारी ब्रांच्ड, ये रिकॉर्ड मैंने उधर से स्टार्ट कर दिया। ये जो हमारी देखो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो होती हैं हमारी ये वाली स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल वॉलेंट्री, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ लिख देते हैं, एक काम करते हैं, हमने मसल टिश्यूज, इसमें स्टेरेटेड, ये स्पेलिंग्स मेरी बहुत ख़राब है, देख लेना, जो कि हमारी वॉलेंट्री होती है। फिर आती है अनस्टेरेटेड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप्ड। क्या होती है, इनवॉलेंट्री, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड। समझ गए। अब अगली सेल्स हमारी ब्रांच्ड होती हैं। द मसल ऑफ द हार्ट शोइंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ, दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स, हार्ट मसल्स एंड सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड अनन्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड, सॉरी अनन्यूक्लिएटेड कह रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है सर। ये हमारी तीसरी होती है कार्डिक मसल्स। हमारा इसमें एक चीज़ और आ गई, यहाँ पर लिख लेते हैं, वैसे आनी तो ये यहाँ चाहिए थी, पर ये वाला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इनवॉलेंट्री। मैंने स्पेशलाइज कर दिया आपके लिए स्टेरेटरी मसल्स वॉलेंट्री
अनस्ट्रेटेड मसल जो स्पिंडल शेप होती है वो हमारी इनवॉलेंट्री होती है, ये भी हमारी कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती है। ये हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये हमारी यूनि न्यूक्लिएटेड, और ये हमारी कैसी न्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड एंड यूनि न्यूक्लिएटेड। ये नोट्स यार एक काम करना, मैं आपको ग्रुप में तो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको जैसे पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने आपके नोटिफिकेशन डाल दी, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल पे डिफेंस प्लानट नाम के 2 चैनल आएंगे, दोनों हमारे ही हैं, लेकिन पिछले वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हम नया वाला यूज़ कर रहे हैं। तो आप पिछले वाले में जाओगे तो उसमें नोटिफिकेशन नए वाले की मिल जाएगी, तो डायरेक्टली नया वाला ज्वाइन कर लो। अगर गलती से पुराना वाला ज्वाइन कर ले तो उसमें क्या होगा कि नए वाले का हमने लिंक पिन कर रखा है, उसे उस पिन से नए वाले चैनल पे आ जाना, तो आपको ये मिल जाएगा। और आपको पता ही डिफेंस प्लानट ऑफिशियल के यूट्यूब इस पे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और इस पे तो जितना आपको इंस्टाग्राम पे मिल रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको टेलीग्राम पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमारी क्लास इतनी ही रखेंगे। हाँ, अभी एक टॉपिक और बाकी है, पता है मेरे को, दिखा देता हूँ आपको कौन सा वाला। अभी हमारा बाकी है ये एक्सॉन डेंड्राइट्स वगैरह, ये भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे तो बहुत छोटा सा बहुत कम लिख रखा है, इसे हमें डिटेल में करना है, क्योंकि हमारे एक्सॉन डेंड्राइट्स के बारे में ना बहुत बार आता है, इसकी बॉडी के बारे में आता है। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लासेस बाद, ठीक है। तो आप भरोसा रखो मेरे पे, मेरे को पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर पढ़ानी है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा चीज़ें। अभी आपको ये जो चीज़ें हैं जो व्हाट वी हैव लर्नड है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है ताकि आपको अपना रिवीजन हो जाए, ओके। तो अगर ये करोगे तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ें इसी में से आनी है, एनसीईआरटी में से। मेरे को पता है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा आँख मूंद के भरोसा करोगे ना मेरे पे, एनसीईआरटी पढ़ा के मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा और आपका फिर भी 30 में से 28 क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों को मिला के 30 क्वेश्चन आने, 30 से 35 क्वेश्चन आने, 30 भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें भैया, हम तो 28 क्वेश्चन करके आएंगे। बाकी फिर हमारी ज्योग्राफी भी करेंगे, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन और लगा लो, 15-16 क्वेश्चन लगा लो। पॉलिटी के हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 16-17 कर लेंगे। हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे तो हिस्ट्री में 10+ कर लेंगे। हिस्ट्री में पूरी गारंटी नहीं देता, क्योंकि हिस्ट्री मैं भी नहीं करके जाता था कभी पेपरों में, और जो इकोनॉमिक्स है वो भी मैं पूरी ढंग से नहीं करता था कभी, मैं उसको ऊपर से करता था। मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ मैंने किस तरह से अपनी इकोनॉमिक्स करी, जिससे मैं 10 क्वेश्चन तो कर सकता था आराम से अपने। और बाकी हमारी करंट अफेयर्स तो है ही, वो हम रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं। हमारी जो पहले 2-4 दिन तो हमारी डेली बेसिस पे लगे, जैसे 1 to 2 देखा था, फिर उसका 3 से 5 लगे थे, फिर 5 से 8 लगे थे हमारे करंट अफेयर, इस तरह से। उसके बाद से हमने वीकली स्टार्ट कर दिए कि हम नॉर्मली हम सिलेबस कैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स में करा दूंगा आपका, मैथ्स और जीएस मेरे पे छोड़ दो। इंग्लिश भी आखिरी में आके मैं आपको वीडियोस डाल दूंगा जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जीएस और मैथ्स आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको जीएस और मैथ्स पूरा करा दूंगा, ओके। तो अभी क्लास करें एंड, कोई डाउट हो तो शर्माना मत, डोंट शर्माना। ऐसे इंग्लिश नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो, डोंट शर्माना। नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, कुछ बोलना है वो बोल देना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल ही जाऊंगा, ओके। तो अब क्लास को करते हैं एंड, ओके। बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, सब्सक्राइब और लाइक भी, ओके।